हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि चैप्टर 4 क्लास 10th ज्योग्राफी का, भूगोल का। ये है पार्ट 3 जिसमें मैं अखाद्य फसलें प्लस जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें इस चैप्टर में हमें दी गई हैं कृषि से रिलेटेड वो सब। तो पहले अखाद्य फसलें में हमें दिया है रबड़, तो देख लेते हैं। रबड़ की कृषि अगर हम मुख्य रूप से देखें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी कि जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है वो। लेकिन विशेष स्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी इसे उगाया जा सकता है, जैसे कि इंडिया में उगाया जाता है। इसे वर्षा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। तापमान चाहिए इसे ज़्यादा, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और नम और आर्द्र जलवायु भी चाहिए इसे। एक महत्वपूर्ण कच्चा माल की तरह इसे यूज़ किया जाता है। रबड़ का यूज़ कई चीज़ों में किया जाता है। उत्पादक राज्य कौन कौन से? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मेघालय में 3 मेन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो पहाड़ियों पर किया जाता है। गारो पहाड़ियों पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पे किया जाता है इसका रबड़ का। और अगर वर्षा इतनी नहीं होती है तो इसे अलग से सिंचाई दी जाती है, तो उससे भी इसकी उगाई की जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें जिनसे हम कह सकते हैं कपड़ा बनाया जाता है, जिनमें रेशे, तो कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ऐसे तो कृत्रिम रूप से भी रेशम बनाए जाते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रेशम है वहाँ पे, क्योंकि कृषि है तो इसमें उसकी बात हो रही है। जो ये पहले 3 हैं, कपास, जूट और सन, ये जो है वो मृदा में उगाए जाते हैं। और ये जो 4th है, प्राकृतिक रेशम, इसकी विधि थोड़ी सी अलग है। इसे क्या किया जाता है, इसे रेशम के कीड़े, कोकून, जो कि एक मेन प्लांट मलबरी पेड़ पर पाए जाते हैं, तो इनको वहाँ से मलबरी पेड़ को स्पेशली लगाया जाता है प्राकृतिक रेशम को प्राप्त करने के लिए, कोकून के लिए। इसका भी जैसे कृषि बहुत लंबे चौड़े जगह पे की जाती है, इसका भी वैसे ही जैसे फिश का किया जाता है, वैसे ही इसकी भी उत्पादन किया जाता है। तो रेशम के कीड़ों का जो पालन है उसे कहते हैं हम रेशम उत्पादन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेरीकल्चर। तो अब ये तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ लिया, बस इतना ही इसमें है। अब कपास को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से पढ़। तो रेशेदार फसल में पहला आता है कपास। कपास का जो उत्पादन है भारत में, भारत 3रे स्थान पर आता है। और एक सबसे बड़ी बात, जो कपास है वो पूर्णतः भारत से इसका उदय माना जाता है, यानी कि सबसे पहले कपास की कृषि जो हुई थी वो भारत में स्टार्ट हुई थी और भारत से पूरे विश्व में फैली। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मृदा पर, मेन काली मृदा कहाँ पाई जाती है तो हमने पढ़ाई है पहले, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है। तापमान इसके लिए अधिक चाहिए, हल्की वर्षा या सिंचाई, दोनों में से कुछ भी। 210 पाला रहित दिन, यानी कि जब पाला ना पड़े, और खिली धूप चाहिए इसे। और इसे एमपी में जब एंटर करें या एमपी में जाते वक्त भी दिखने को मिलता है। तो खरीफ की फसल है ये, और इसे 6 से 8 महीने लगते हैं तैयार होने में पूरी तरह से। उत्पादक राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के काफ़ी कम भागों में पाया जाता है। हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सब भागों में इसे उगाया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो जूट है, देख लेते हैं अब हम लोग जूट भी। तो जूट की जो फसलें हैं इन्हें सुनहरा रेशा कहते हैं। तो MCQ का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे एक। इसकी जो पैदावार है बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में, और ये जो मिट्टी है वो हर साल नई आकर और यहाँ पर जमा होती है, वहाँ पे इसे उगाया जाता है। उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, मेन जो राज्य हैं इसके। अब इसका प्रयोग बहुत चीज़ों में हम नॉर्मल देख सकते हैं। जो बोरियां बनती हैं, चटाई बनती है, रस्सी बनती है, तंतु बनते हैं, धागे बनते हैं, बहुत सारे जगह पे इसका यूज़ होता है। बट अब जो है इसकी मांग कम हो रही है। क्यों? क्योंकि अब इसकी जगह नायलॉन आ गई है जिसकी कीमत काफ़ी कम है, तो इसलिए इसकी मांग कम हो रही है। जो
आज के टाइम में पॉलीथीन की बोरियां चलने लगी हैं, उसकी वजह से इसकी मांग कम हो रही है। तो ये तो अब हम लोगों ने सारा कृषि का कह सकते हैं, जितने भी दाल चावल गेहूँ और रेशेदार फसलें सब हमने पढ़ी। अब हमें कुछ अलग पॉइंट्स जो दिए हैं कृषि से संबंधित वो पढ़ने। तो देख प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास। तो हम तो जानते हैं कि भारत में जो कृषि है वो हज़ारों वर्षों से होती आ रही है, लेकिन फिर भी इसकी जो गति है वो काफ़ी मंद है। तो क्यों है? बिकॉज़ कभी प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास पे ध्यान नहीं दिया गया पहले। तो जब आज़ादी हुई और आज के टाइम में जो हम देखें तो 60% लोग क्या हैं, उनकी कृषि ही आजीविका है। तो इसलिए अगर हम देखें तो सरकार को इसके लिए काफ़ी काम करने पड़े। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है देश में संस्थागत सुधार करने के लिए क्या किए गए? जोतों की चकबंदी की गई, सहकारिता, और जो एक बहुत बड़ा पॉइंट था, जमींदारी को समाप्त किया गया। और जो अगर हम कृषि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ देखें तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो लागू की गई सरकार द्वारा। इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कि इसमें मेन मुद्दा था सरकार का भूमि सुधार करना। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब चकबंदी करना, जोतों की चकबंदी करना क्यों अनिवार्य था? चकबंदी यानी कि बहुत छोटे टुकड़ों को मिक्स करके सरकार एक साथ बढ़ावा देती है, क्योंकि धीरे धीरे एक ज़मीन थी पुश्तैनी रूप में बटी, अब छोटे छोटे हिस्से को, फिर ये बटेगी, फिर छोटे हिस्से हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे खेतों की जो विकास है वो नहीं हो पाता, इसलिए ज़रूरी था। और भी कई चीज़ें सरकार ने की, जैसे कि कृषि सुधारों के लिए ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम श्वेत क्रांति नाम देते हैं, और सबसे ज़्यादा कृषि के लिए हरित क्रांति जो हम देखते हैं, इसका बहुत अधिक इस पर रणनीतियाँ चलाई गई। इसका हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा असर सच में कृषि पर देखने को मिला। उत्पादन में काफ़ी वृद्धि भी हुई। जहाँ जहाँ सूखा, बाढ़, चक्रवात ये सब होता था वहाँ पर फसल बीमा के प्रावधान किए गए। और भी इसी क्रम में सरकार ने क्या किया, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्राप्त कराई गईं, और इसके लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना भी कराई गई। किसानों के लाभ के लिए भारतीय सरकार ने, जो अभी ज़्यादा टाइम पहले नहीं स्टार्ट हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना कार्ड बनाया गया। किसानों को जागरूक करने के लिए टीवी चैनल्स द्वारा, एक तो हम जानते हैं डीडी किसान, सुना होगा चैनल का नाम, ये मेन किसानों के लिए ही चलाया जा रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें सरकार द्वारा की गई। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हम आगे कुछ पॉइंट। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में देखें तो बहुत बड़ा भाग है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हम कृषि को कह सकते हैं, और रीढ़ की हड्डी यानी कि पूरा बैलेंस, जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो कृषि है हमारे इंडिया के लिए। इसीलिए कृषि, भारत को जो है कृषि प्रधान देश भी बोलते हैं। लेकिन जो अब रोजगार है और लोगों की आजीविका जो एक टाइम पर कृषि पर टिकी थी, अब वो घटती जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था का मेन पार्ट जो है वो कृषि पर टिका है इंडिया का। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें सरकार द्वारा की गई, अभी हमने कुछ पढ़ा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, पशु चिकित्सालय सेवाएं की गई, बागवानी, किसान विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के लिए क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। योगदान, उत्पादन में योगदान जो है बहुत अधिक योगदान है। अभी हमने कृषि में पढ़ा
हर मैक्सिमम में क्या है, इंडिया हर सेकंड थर्ड पे आता है। लेकिन ये जो है इसे, क्योंकि जो कृषि के साथ साथ है जनसंख्या भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में अगर कृषि रुकती है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है और भी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, अगर हम इसे भारत के सापेक्ष में देखें तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहा वैश्वीकरण का। पहले तो बिकॉज़ हमने 1917 में हुए, जिसमें नील की खेती के लिए दबाव डाला गया था, जिसे हम चंपारण आंदोलन कहते हैं। तो वहाँ के किसान नील की खेती को, जो ब्रिटिश थे उनसे दबाव के कारण ये आंदोलन किया गया था। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें कृषि पर उस टाइम थी ब्रिटिश काल में। और आज भी अगर देखें तो आज जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है और कृषि क्षेत्र उसके ही अकॉर्डिंग घटता जा रहा है। और जैसे कि वैश्वीकरण है तो विश्व में कई भाग ऐसे हैं जहाँ पे जो अखाद्य फसलें हैं वो भारत से आगे हो गए हैं। जैसे कि कपास शुरू इंडिया से हुआ, लेकिन आज इंडिया पीछे आ गया है बिकॉज़ क्योंकि इसमें जो प्रौद्योगिकी है भारत में कई जगह, और कह सकते हैं जो छोटे किसान हैं उनमें प्रौद्योगिकी विकसित ही नहीं है। तो जो विकसित देश हैं वो काफ़ी आगे बढ़ जा रहे हैं। तो कृषि पर प्रभाव थोड़ा हम कह सकते हैं नेगेटिविटी ही रहा, नेगेटिव प्रभाव डला। तो यहाँ पे हमारा कृषि चैप्टर जो है वो थर्ड पार्ट की वीडियो में ख़त्म होता है। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, थोड़ा सा रट्टा मार चैप्टर है, तो थोड़ा सा बोरिंग भी है, नोट्स बना लेना, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में तो आएगा ही, चैप्टर डिलीट नहीं है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।